Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to RMS. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग दो टॉपिक कवर अप किए। सर ऑलमोस्ट वो ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं, बट स्टिल उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो होगा वो आपका AS 7 क्या करेगा, गाइड करेगा, जो प्योरली कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। एंड ऐसा ही एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज के लिए, एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 दैट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर। हालांकि सर जितने भी पॉइंट्स आपने 7 के अंदर भी रीड आउट किए, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के रिगार्डिंग आपने बताया था कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है वो किस बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे, बट सर वो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग था, इसीलिए AS 7 उसके ऊपर क्या था, एप्लीकेबल था। बट अदर देन दैट नॉर्मल ऑपरेशंस में, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आप लोगों के पास रेवेन्यू जनरेट होता है, उन काइंड ऑफ रेवेन्यूज में आप कैसे डील करेंगे, कितनी अमाउंट बुक करेंगे, दैट इज गाइडेड बाय AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्लियर? तो हमारा मोटिव तो वही है, बिल्कुल सिंपल टोन पे अपना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल बेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई भी टॉपिक आपके पास नहीं है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन विद द कॉन्सेप्ट, एंड अगर लास्ट में जो टाइम होगा वो आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने में हम लोग टेकअप कर लेंगे। क्लियर? चलिए। एंड ऑलरेडी PDF मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें आप लोगों के पास AS 9 की पहले तो सर एक नोटिंग है, एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने नेक्स्ट आगे क्या करने हैं, टेकअप करने हैं। क्लियर? यस प्लीज। सबसे पहले AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? सर आपको भी तो पता है कि नॉर्मली SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रेजेंट करने होते हैं, एंड SPL की जो शुरुआत है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फर्स्ट वर्ड है वो आप लोगों का क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आप ऐड करने के बाद टोटल रेवेन्यू क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सर अगर SPL की स्टार्टिंग ही आपने गलत करी, रेवेन्यू को ही आप लोगों ने गलत रिकॉग्नाइज करा, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट आगे प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो गलत जाएगा ही जाएगा। तो नेक्स्ट आप अपने यूजर्स को क्या करेंगे, मिसलीड करेंगे। तो मैं आपको लेट मी क्लियर कर दूं पहले कि आप लोग अपना रेवेन्यू अपनी बुक्स के अंदर कब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नंबर 1 पढ़िए जी। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद recognition of revenue, the profit and loss statement of an entity. This standard mainly focus on the timing of sir the thing is, जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कशन करनी है, the word is timing। मतलब सर कौन सा रेवेन्यू किस टाइम पे आप लोगों ने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, दैट इज द प्राइम थिंग ऑफ AS 9। मैंने आपको कुछ नहीं बताना, नेक्स्ट ऑन जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी बात एक ही वर्ड के ऊपर चलने वाली है, किस मोमेंट किस टाइम पे इस रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या सर इमीडिएटली, या कोई कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? यस, दैट इज व्हेन टू रिकॉर्ड। मेरा क्वेश्चन सिर्फ जस्ट आपसे AS 9 में एक है, व्हेन टू रिकॉर्ड इन द बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। यस प्लीज। स्कोप This standard does not deals with the following revenue। अब आपको नंबर ऑफ टाइम ये चीज बताई है कि जिस पॉइंट पे कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी कवर कर रहा है, उस पॉइंट पे आपकी कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलने वाली है। लाइक सिंपल AS 7 आप पहले कल ही रीड आउट करके आए, जब उसने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू AS 7 गाइड करेगा, लीजेस की ट्रांजैक्शन को 19 गाइड करेगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स को 12 गाइड करेगा, या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी, तो सर AS 9 वहां पे बीच में नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हमने अपना स्कोप क्या कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि मैं
कौन कौन से कवर नहीं करूंगा, क्लियरली मैंने स्पीक आउट कर दिया। इवन सर, इवन द फॉलोइंग रेवेन्यूज आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड। जैसे AS10 के अकॉर्डिंग, AS10 के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कोई रेवेन्यू थोड़ी है सर। रेवेन्यू तो वो चीज होती है जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस आप लोगों ने जनरेट किया। बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो आप लोगों का रेवेन्यू थोड़ी है, वो तो आपकी कैरिंग अमाउंट एंड सेल प्रोसीड्स का क्या है, डिफरेंस। क्लियर। चलिए, ऐसे ही अनरियलाइज्ड गेन्स ऑन द नॉन करंट एसेट, जैसे रीवैल्यूएशन करना, सर ये भी अपने आप में कोई रेवेन्यू नहीं है। द नेचुरल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनके ऊपर इंडस्ट्री नॉर्म्स, यहाँ पे इंडस्ट्री नॉर्म्स आप लोगों के क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, तो ये चीज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम जिनके ऊपर AS11 की कवरेज है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस, तो सर फॉरेन एक्सचेंज गेन इज गाइडेड बाय AS11, तो 9 उसको कवर नहीं करेगा। क्लियर। ऐसे ही द लास्ट, गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय पेइंग लेस देन द कैरिंग अमाउंट। अब लेट इट बी, जैसे क्रेडिटर्स को हमने कम में सेटल करा, तो ये आप लोगों का कोई रेवेन्यू थोड़ी है, ये तो जस्ट एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, जिसको आप बुक्स में क्या कर लेते हैं, इनकम बुक कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर AS9, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर रेवेन्यू। क्लियर। सो बेसिकली इन सारी थिंग्स के ऊपर आपके जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए सर, इसीलिए हमारे लिए बड़ा क्लियर कट केस है कि पहले आप ये बताइए कि रेवेन्यू की डेफिनेशन में आप किस किस को कवर करोगे या किसको नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली बता दो। एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्या निकले, जिनके ऊपर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो AS9 के अंदर कवर नहीं होंगे। जैसे डेफिनेशन में मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिर रेवेन्यू में कवर होगा क्या क्या, पढ़िए जी। रेवेन्यू इज बेसिकली ग्रॉस इनफ्लो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस? क्या कभी नेट रेवेन्यू भी गिवन होता है आपको? हम लोग इवन सर गिवन होगा आपको, अगर मैं थोड़ा सा वाइडर पॉइंट दे रहा हूं, इनकम टैक्स के पॉइंट से आप लोगों ने TDS वर्ड सुना कि सर सामने वाली पार्टी जब आपको इनकम देती है तो वो टैक्स काटने के बाद आपको पेमेंट देती है, क्या आप नेट ऑफ टैक्स को रेवेन्यू बुक करते हो या ग्रॉस इनकम बुक करते हो? ग्रॉस। अब नेचुरली सामने वाली पार्टी ने रेंट पे आउट किया, वो तो 10% TDS काट के देंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट आ रही है वो तो 194C में 1% 2% काट के देंगे। सर यहाँ पे नेट इनफ्लो नहीं, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, ग्रॉस इनफ्लो। दैट मींस TDS की अगर कोई डिडक्शन होगी भी तो उसको ग्रॉस अप कर लेना, आपको फुल वैल्यू, नॉट नेट ऑफ टैक्स, फुल इनफ्लो ऑफ क्या, कैश, रिसीवेबल या कोई अदर कंसिडरेशन। अच्छा सर, रेवेन्यू में नॉट ओनली कैश, अब जैसे सेल तो अदर देन कैश भी होती है, इन काइंड, एक्सचेंज भी होते हैं, रेवेन्यू तो तब भी बुक करते हैं हम लोग। क्लियर। इन मेन चीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब सर ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश का, रिसीवेबल का, जैसे क्रेडिट सेल बुक करना, रिसीवेबल। जरूरी थोड़ा कि आज ही कैश आपके पास आया होगा, बट आने वाली डेट में आएगा, बात तो सेम है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रॉम नंबर 1 इज क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स, नंबर 2 रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या मे बी अदर इनकम। बट सर लेट मी क्लियर, अदर इनकम में भी मैं किस किस को इंक्लूड करूंगा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अदर इनकम अपने आप में क्या है, ओपन क्लोज है, आप इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं सर, AS9 ने अपना स्कोप यहां भी रेस्ट्रिक्टेड कर लिया टू द किसको, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड, मैं सिर्फ ये 3 वर्ड्स अदर इनकम के अंदर क्या करूंगा, कवर करूंगा। तो AS9 एनी अदर काइंड ऑफ इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो तेरे पास 5 वर्ड हुए, दोबारा बोलना कौन से, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। ये तो हम तो ये 3 वर्ड अदर इनकम में और 2 वर्ड नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ये 5 वर्ड AS9 के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू इन, revenue in agency relationship with the amount of commission and the not gross inflow of cash. यस, रिसीवेबल। और सर एक बात बताओ, आपने कंसाइनर कंसाइनी वाला कॉन्सेप्ट करा हुआ है?
जैसे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है, एक बात बताओ, एजेंसी रिलेशनशिप में जब एजेंट के अकाउंट्स बनेंगे, एजेंट अपना रेवेन्यू क्या शो करेगा, जो उसको कमीशन मिली या जितने की उसने सेल करी, जो उसको कमीशन मिली, नॉट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ, क्योंकि सर सेल तो मैंने किसके बिहाफ पे करी, कंसाइनर के बिहाफ पे करी, प्रिंसिपल के बिहाफ पे करी, तो मैंने कौन सा अपना वो पैसा कमाया। बाबूजी मैं सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ कि अगर 50,000 की मैंने सेल करी तो मैंने 50,000 का रेवेन्यू थोड़ी जनरेट करा, आई एम द एजेंट, मेरे को उस 50,000 पे कमीशन कितनी मिलनी है, 2,000, तो मेरा रेवेन्यू, एजेंट का रेवेन्यू कितना हुआ, 2,000 रुपीज। क्लियर, तो इस चीज को क्लियर करके चलना कि एजेंसी रिलेशनशिप में जो अमाउंट ऑफ कमीशन होती है वो आप लोगों का रेवेन्यू होता है, नॉट द ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल या कोई अदर कंसिडरेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स। तो सर आपने 5 वर्ड्स कहे थे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला कि सेल ऑफ गुड्स के केस में आपको अपनी सेल का रेवेन्यू, क्लियर, सेल का जो रेवेन्यू है बुक्स में कब रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, कब आपको अपनी सेल बुक कर लेनी चाहिए, पढ़िए जी। रेवेन्यू फ्रॉम sale of good that is recognized when both the following conditions are satisfied. both the following condition are satisfied. पहला number 1 point main चीज, significant risk and reward of ownership, the main thing जिसको वर्ड बोलते हैं। और वैसे भी सर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड ये फॉलो ही किसको करते हैं, ऑनरशिप को। जैसे नॉर्मली अगर हमने पता करना हो कि किसका लॉस है, किसका लॉस है, तो सिंपल सी बात, हु इज द ऑनर, जो पर्सन उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का क्या होगा, ऑनर होगा, वही पर्सन उस रिस्क को एंड रिवॉर्ड को क्या करेगा, बियर करेगा। तो सर हमारे अकॉर्डिंग ना, अगर मैं कह रहा हूं जी मैंने गुड्स आपको सेल कर दी, दैट मींस अगर मैंने आपको सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके रिलेटेड, ऑनरशिप के रिलेटेड मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए, मतलब आज के बाद ये चीज आपकी हुई, कोई इसका प्रॉफिट, कोई इसका लॉस, कोई इसका रिस्क, कोई इसका रिवॉर्ड, वो प्योरली किसका होगा, बायर का होगा, हमारा नहीं होगा। एंड का मतलब डबल कंडीशन, प्लस नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन अल्टीमेट कलेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन। और सर लेट इट बी, मैंने आप लोगों को 50,000 रुपीज की क्या करी, सेल करी। कहते वेट अ मिनट, आप कैसे कह सकते हो कि आप सेल बुक करेंगे। सर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट उन गुड्स के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और प्लस ये 50,000 में हमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, हमें हमारा पैसा मिलेगा। मतलब कोई भी पैसा, यहां पे वर्ड के लिख रहे हैं कि डाउटफुल नहीं है एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, कि वो पैसा डाउटफुल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, अच्छा वर्ड है सिग्निफिकेंट, सर थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी तो होती है, बट कोई मेजर अनसर्टेनिटी नहीं कि जो मेरे को श्योर कर रही है कि आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप 50,000 रुपीज अपना रेवेन्यू बुक्स में क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट इज, यस प्लीज, इन मोस्ट केसेस significant risk and reward of ownership of goods are transferred along with transfer of along with the, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल गुड्स। कहता जी जेन्युइनली आपने नॉर्मल केसेस में क्या देखते हो, जैसे ही गुड्स का फिजिकल ट्रांसफर हुआ, सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आप मेरे से कोई आइटम परचेज कर लेके गए, तो आइटम परचेज करने का मतलब क्या है, मेरी ओर से इमीडिएटली उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, यस, बट इन सम केसेस transfer of significant risk and reward related to ownership takes place before or after the अच्छा transfer. कई बार सर पहले ही ट्रांसफर हो जाते हैं या मे बी आफ्टर द ट्रांसफर भी होते हैं। क्लियर, इन सच केसेस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। मतलब मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पे शायद आप लोगों के माइंड में अकेला वर्ड ऑनरशिप चल रहा हो कि हमने सर पार्टी के नाम पे क्या कर दिया, बिल कर दिया, या पार्टी के नाम पे बिल तो अभी बना ही नहीं है। मैंने आप लोगों को कंडीशन यहाँ पे क्या पढ़ाई कि क्या उन गुड्स के रिगार्डिंग, ये बिलिंग मैटर नहीं करती, बिलिंग मैटर नहीं करती, मेन चीज जो मैटर करती है यहाँ पे
क्या उन गुड्स के रिलेटेड सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड आप लोगों के ट्रांसफर हो चुके, चाहे बिफोर हुए आफ्टर हुए। हमारा वर्ड ये है जिस टाइम पे सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, प्लस अनसर्टनिटी इन द कलेक्शन नहीं होगी, उस टाइम आप अपना रेवेन्यू बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ना कि तेरा इनवॉइस मैटर करेगा कि हमने जी बिल बना के दे दिया, बिल बनाने क्या क्या जब मर्जी बना दो, सर दैट डजंट मैटर। आप अपना रेवेन्यू कब श्योर शॉर्ट होकर बुक करिए, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड उस आइटम के रिलेटेड ट्रांसफर हो चुके, प्लस कोई अनसर्टनिटी इन द कलेक्शन ऑफ द डेट लाई नहीं करती। नेक्स्ट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज को लेकर ऐसे ही पढ़िए। Revenue from rendering service should be recognized when following two conditions are satisfied. सर इसमें भी दो कंडीशंस हैं, कौन सी? नंबर वन, सर्विस सबसे पहले तो शुड बी क्या होनी चाहिए, परफॉर्म। मतलब सर आपकी ओर से सर्विस क्या हो चुकी, परफॉर्म हो चुकी, प्लस जैसे वहां पे था ना, गुड्स का आप ट्रांसफर कर चुके रिस्क एंड रिवॉर्ड का, ये तो सर्विस है ना, सर्विस परफॉर्म्ड हो चुकी, एंड अगेन कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टन, ये तो कॉमन है सर, ये तो आगे जितने पॉइंट्स पढ़ोगे सब जगह ये वर्ड तो आएगा ही आएगा। वन ऑफ द कंडीशन इज दैट कि कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी आप लोगों की एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इन द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ recognition. Yes, please. Methods to determine performance of service. बट सर आप एक बार बताओ, आप लोगों ने ये वर्ड बोला सर्विस मस्ट भी क्या होनी चाहिए, परफॉर्म। क्या सर सारी सर्विस या कुछ बेसिस भी हो सकता है? बिल्कुल सर बेसिस हो सकते हैं। आप यहाँ पे दो मेथड चूज कर सकते हैं क्लियर टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। नंबर वन, या तो प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ाया था, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, क्लियर। और एक होता है आपका कंप्लीटेड सर्विस मेथड। बट सर ये सारे ना अपनी अपनी सिचुएशन में क्या होंगे, यूज होंगे, ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी यूज कर लो, इसका भी पॉइंट है, पढ़िए। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, अब परसेंटेज प्रपोर्शनेट कहां पे अप्लाई करेंगे, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन, यस प्लीज, When performance consists of execution of more than one act. मोर देन वन एक्ट। पहली बात सर ये परसेंटेज कंप्लीशन आप कहां पे प्रेफर करते हैं, जहां पे मोर देन वन एक्ट आप लोगों ने क्या करना है, परफॉर्म करना है, क्लियर। एंड नीचे पहले इसको कंप्लीट करिए, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सिंपल सी बात सर, लेट इट भी आपका 40% काम हुआ तो 40% रेवेन्यू बुक कर लीजिए, जितना वर्क आपका हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग टू ही आप क्या कर लीजिए, परफॉर्म कर लीजिए। इट कैन बी, यस प्लीज, It can be assessed based on contract value, associated cost. आपने कल जो पढ़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने आपको स्पेशली ब्रैकेट में लिखवाया था कि वो जो फॉर्मूला था वो कॉस्ट बेस्ड था। आपने फॉर्मूला क्या कहा था, टिल्डेड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। तो सर ये जो आपकी परसेंटेज है ना, मैं बेस आपको दो दे देता हूँ, या तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, जैसे लेट इट बी मोर देन वन एक्ट है, जिनकी टोटल बिलिंग आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी बनती है, 1 लाख। 1 लाख में से जितना पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका उसके बेसिस में परसेंटेज निकाल लीजिए, मतलब बिलिंग वैल्यू बेस्ड, या मे बी कॉस्ट के बेसिस पे निकाल लीजिए, जैसा आपको सही लगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बट यहाँ पे मोर देन वन एक्ट क्या होंगे, परफॉर्म होंगे, तो मैं वेट नहीं कर सकता कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा देन उसको अपन बुक करेंगे, क्लियर। चलिए इधर आइए, यस दिस मेथड कंप्लीटेड वाला, दिस मेथड applicable when performance consists of execution of single act or Yes. performance consists of more than one single act. बिल्कुल, या देखो सिंपल सी बात सर, या तो एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल एक्ट है, तो इतनी भी क्या जल्दी हो रही है, पहले वो एक्ट कंप्लीट तो होने दो, या परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन सिंगल एक्ट तो है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप दो तीन काम या दो तीन सर्विसेज हैं जो मैंने आपके लिए परफॉर्म करनी है, बट कंडीशन क्या है, एंड द सर्विस येट टू बी परफॉर्म्ड आर क्या है, सिग्निफिकेंट। अब लेट इट बी अगले का छोटा मोटा काम करके आप क्या रेवेन्यू आज ही बुक कर लोगे, सर जो मेन पार्ट है, जो मेन सर्विस है वो तो आप लोगों के अभी क्या है, पेंडिंग है, तो सर तब तक रेवेन्यू आप बुक नहीं करेंगे क्योंकि सर्विस यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं हुई। सिंगल एक्ट था आपने वही नहीं करा, मोर देन सिंगल एक्ट था बट उस केस में सिग्निफिकेंट पार्ट आप लोगों का क्या है, पेंडिंग है, तो सर आप अपना रेवेन्यू तब तक नहीं बुक करेंगे, पढ़िए जी,
revenue is recognized when the revenue is recognized when sold or the final act सोल मीन्स जब वो, अगर वो सिंगल एक्ट था, अगर वो सिंगल एक्ट था, एक ही सर्विस थी, तो कोई बात नहीं, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी आप अपना रेवेन्यू बुक कर लेना। या फिर द फाइनल एक्ट टेक प्लेस एंड द सर्विस बिकम क्या हो जाएगी, चार्जेबल हो जाएगी टू द कस्टमर। इतना तो सर मांगते टाइम आपको भी शर्म आनी चाहिए कि अगले से पैसे मांग रहे हैं, मैंने काम उसका करा ही क्या है, काम अभी स्टार्ट तो होने दो, कोई सिग्निफिकेंट पार्ट तो होने दो, तभी नेक्स्ट आगे आप क्लेम कर पाएंगे ना। दैट इज द थिंग। यस प्लीज। एंड सर इधर मे बी नंबर ऑफ एक्ट के बेसिस पे भी एक प्रोपोर्शन था, जैसे मान लो मैंने आपको 5 काम दिए एंड 5 में से आपने 3 काम कर दिए, तो 3/5 सिंपल प्रोपोर्शनेट आपके सामने है कि नंबर ऑफ एक्ट के बेसिस पे भी आप वहां पे चार्जिंग कर सकते हैं। डन, क्लियर? यहां तक बताइए जी पहले डाउट, फटाफट यहां तक बताइए पहले डाउट। एंड आफ्टर दैट अदर इनकम का सिंपल सा पॉइंट है, उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए जी, ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन, एनी डाउट? अर्पिता, आर्यन, निहारिका, प्रविंद्र? मे बी अपने टोटल कितने हो गए? हाँ ठीक है, उसके बाद 5 पढ़े हैं, एक 19, 22 और 18, 29, 14 आपका हो गया सबसे पहले, 4 पढ़े हैं। 14 आपका पहले हो गया ना अमेलगमेशन के टाइम। अभी आपने सभी के बाद 3 ही करे हैं। हाँ, तो मैंने पहले वो काउंट नहीं करता, जो अपना एमलगमेशन वाला था वो ऑलरेडी हो चुका ना आप लोगों का, वो मैंने काउंट नहीं करा था। क्लियर? चलिए जी, अदर इनकम पार्ट, यस प्लीज। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, पढ़िए जी। Interest income is received by entity and its cash source are used by that. क्योंकि सर इंटरेस्ट इनकम किसके ऊपर आती है, क्योंकि एंटिटी का कैश कोई दूसरी एंटिटी अगर यूज कर रही है तो नेचुरली दे हैव टू पे इंटरेस्ट टू द कंपनी, और हम लोग उस इंटरेस्ट को एज एन इनकम क्या करते हैं, बुक करते हैं। क्योंकि कंपनी ने, या नॉर्मल जिसकी भी बात कर रहे हैं, क्लियर, हमारी एंटिटी ने अपने कैश रिसोर्सेज क्या करे हैं, किसी दूसरी एंटिटी को प्रोवाइड करे हैं, तो नेचुरली वो आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे आउट करेगी। बट सर आपको भी पता है रिकॉग्निशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन मेन चीज टाइम प्रोपोर्शन। इंटरेस्ट तो सर चलता ही टाइम के बेसिस पे है। इंटरेस्ट में तो अगर आप ना भी बताते, नॉर्मल अब तक भी जो कैलकुलेशन हम करते हैं प्योरली मंथ्स के बेसिस पे, डेज के बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे, ये तो सर है ही टाइम कंसर्न। क्लियर? बेस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग, नॉट फुल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड द रेट एप्लीकेबल। एंड वही बात सर, देयर शुड नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन द अल्टीमेट कलेक्शन एट द टाइम ऑफ। ये तो कॉपी पेस्ट हर जगह जहां रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की बारी आएगी, सेकेंड कंडीशन तो अपने आप पहले ही लिख लेना। चलिए, रॉयल्टी इनकम। सर रॉयल्टी नॉर्मली जैसे ये बुक्स के केस में, माइंस के केस में, प्रोडक्शन के केस में, क्लियर, वहां पे कॉपीराइट्स के केस में आपको क्या मिलती है, मोस्टली रॉयल्टी मिलती है। यस, it is received as intangible assets of entity are used by other entities. रॉयल्टी सर मिलती ही किसके ऊपर है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। क्लियर? जैसे कोई माइनिंग राइट्स मेरे पास थे, जमीन मेरी नहीं है बट माइनिंग राइट्स मेरे पास हैं, कि उस जमीन पे माइनिंग करने का राइट मेरे पास है, तो कोई पर्सन मेरे पास अप्रोच कर रहा है कि वो माइनिंग राइट्स मुझे प्रोवाइड कर दिए जाए, मैं कर ले लो, हमें क्या दिक्कत, हम आपको माइनिंग राइट्स प्रोवाइड कर देंगे, बट उसके बदले में आपको क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। मे बी फिक्स्ड अमाउंट, मे बी वेरिएबल अमाउंट, और मोस्टली प्रोडक्शन बेस्ड। मैं कह जी जितने टन माल निकलेगा, क्लियर, पर टन आप रेट तय कर लो, क्लियर, या पर किलो रेट तय कर लो, आप हमें क्या देंगे, रॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे। जैसे बुक्स के केस में, जैसे बुक्स के केस में जितनी बुक्स प्रोड्यूस होंगी या जितनी बुक्स सोल्ड होंगी, उसका आप हमें इतना % क्या करेंगे, पे आउट करेंगे। क्लियर? तो मोस्टली पब्लिशर्स के साथ जो पब्लिशर पे आउट करते हैं ना, वो रॉयल्टी पे आउट करते हैं। क्लियर? यस प्लीज। और ध्यान रखना टीडीएस का पॉइंट,
क्योंकि इनकम टैक्स में हर इनकम के ऊपर मोस्टली आपको टीडीएस काट के पेमेंट करनी होती है, तो नेट इनफ्लो नहीं, ग्रॉस इनफ्लो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। जैसे इवन बैंक वाले भी इंटरेस्ट अगर आपको देते हैं उस पर भी तो टीडीएस काटते हैं, टैक्स डिडक्शन होगी। अब इंटरेस्ट मिला कितना सर, एक्चुअली मतलब मिलना था 50, उन्होंने 5000 काटने के बाद आपको कितनी पेमेंट करी, 45 करी, तो इनकम मेरी 45 थोड़ी है, इनकम तो कितनी है, 50 ही है ना। तो ये इसको वर्ड बोलते हैं ग्रॉस। क्लियर कि इनकम हम 50 ही क्या करेंगे, बुक करेंगे। यस प्लीज। recognition, royalty is recognized Royalty is recognized on accrual basis in accordance with the terms of agreement and recognition. पहली बात सर एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि पता सर मिलनी तो है ही, हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्या हो रखा है, तय हो रखा है कि आपको इतने पैसे देने ही देने हैं। क्लियर। और एज पर द एग्रीमेंट जितनी प्रोडक्शन होगी इतना तो मुझे ही पता है कि इस बार कितनी बुक सेल हुई, एंड उस बुक्स का आपको उतना पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, मैं अपनी बुक्स में पहले ही रेवेन्यू क्या कर लूंगा, बुक कर लूंगा एक्रूअल बेसिस पे। क्लियर। एक्रूअल बेसिस पे कि इतनी रॉयल्टी मैंने आप लोगों से लेनी है। जरूरी नहीं कि अगर आप दोगे या जिस ईयर दोगे मैं उस ईयर ही रेवेन्यू बुक करूंगा, ऐसा नहीं है। क्लियर। एंड देयर शुड नॉट बी, सेकंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन अल्टीमेट कलेक्शन, यही है अल्टीमेट कलेक्शन at the time of recognition. Yes. And the number third point is क्या है जी, डिविडेंड। ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पॉइंट अच्छा है डिविडेंड इनकम को लेकर, क्योंकि सर डिविडेंड, अच्छा एक बात बताओ तुम्हें यहाँ पे थोड़ा लॉ में लेके जा रहा हूँ, लॉ में पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपके ग्रुप 1 के अंदर एक पार्ट था जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड और एक होता है एंटायरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का बेसिकली रिकमेंडेशन कौन करता है, फाइनलाइजेशन डिक्लेरेशन कौन करता है, मेंबर्स इन दी जनरल मीटिंग। बट एंटायरम डिविडेंड के केस में डिक्लेयर भी रिकमेंड भी कौन करता है, वो। क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक्स में जाना पड़ेगा। क्लियर। डिविडेंड इज अ, पढ़िए पहली बात तो, डिविडेंड इज अ रिवार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर। डिविडेंड सर क्या है, डिविडेंड अपने आप में जस्ट एक रिवॉर्ड है जो आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की हुई है, तो शेयर्स के ऊपर आप लोगों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। रिकॉग्निशन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन, मेन कंडीशन, a right to receive dividend, right to receive dividend is क्या लिखा हुआ है, established, right to receive dividend is वर्ड क्या लिखा हुआ है, established। अगर right to receive dividend आपका establish होगा, only then आप अपना डिविडेंड बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, irrespective of the year it is related, जिस मर्जी ईयर का हो उस ईयर की बुक्स में आप अपना डिविडेंड क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। क्लियर। क्योंकि सर नॉर्मली कई बार नॉर्मली आप देखो, पता तो हमें भी होता है कि फाइनल डिविडेंड करंट ईयर जो खत्म होगा नेक्स्ट ईयर में बोर्ड रिकमेंड करेंगे एंड मेंबर्स उसको क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे, तो मिलेगा तो अगले साल में। तो क्या उसको मैं करंट ईयर जिस ईयर का है क्या उस ईयर की इनकम में ही बुक करेंगे, नहीं। जब तक राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश नहीं होता, और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एस्टैब्लिश कब होता है, जब मेंबर्स, इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड बोल रहा हूं, मेंबर्स उसको क्या कर देते हैं, डिक्लेयर इन एजीएम, देन सर आपका राइट टू रिसीव डिविडेंड क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश। मतलब सर फाइनल डिविडेंड के केस में, क्लियर, फाइनल डिविडेंड के केस में मेंबर जब एजीएम में डिक्लेयर कर देते हैं, अरे बोर्ड के रिकमेंड करने से कुछ नहीं होता, बोर्ड के प्रपोज करने से कुछ नहीं होता, मेन चीज फाइनल डिविडेंड के केस में जब तक मेंबर्स उसकी अप्रूवल नहीं देते, डिक्लेरेशन नहीं देते, तब तक आप लोगों के पास कोई राइट नहीं है कंपनी से डिविडेंड क्लेम करने का। क्लियर। एंड द इन्वेस्टर, पढ़िए जी, The investor gets the right to receive dividend only अच्छा when the लिखा हुआ है, dividend is the investor gets the right to receive dividend only when the dividend is declared by the, क्या लिखा हुआ है, members in the journal meeting। अच्छा वर्ड जर्नल बोला मैंने, एजीएम नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ा कि एजीएम ही होगा, ईजीएम भी तो करवा सकते हैं, तो व्हाटएवर, तो आपका कॉमन वर्ड जर्नल मीटिंग। ओके। एंड
द थर्ड कंडीशन वही तेरी, देयर शुड नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी इन द अल्टीमेट कलेक्शन एट द टाइम ऑफ। ये तो सर हर केस में ही क्या होगा, अप्लाई होगा। मेरे को 3 वर्ड दोबारा बताना। इंटरेस्ट के केस में देखो जी, एक एक कंडीशन तो कॉमन है। इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टाइम बेसिस, टाइम, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रेट एप्लीकेबल, 3 वर्ड। रॉयल्टी के केस में क्या था, एक्रूअल बेसिस एज पर द टर्म्स इन द एग्रीमेंट। डिविडेंड के केस में क्या था, राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। और ये राइट एस्टैब्लिश कब होगा, जब शेयर होल्डर्स या मेंबर्स मीटिंग में, जनरल मीटिंग में इस डिविडेंड को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। क्लियर नाउ, चलो सर 5 वर्ड्स हमारे हो चुके। अगर 5 की रिवीजन करवाऊं, जस्ट एक वर्ड। गुड्स के केस में एक एक कंडीशन छोड़ दे जो सबके साथ कॉमन है। गुड्स के केस में हमने क्या कहा, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो ऑनरशिप के साथ होते हैं हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर, मे बी बिफोर, मे बी आफ्टर द ऑनरशिप, हमें नहीं पता सर। जिस दिन ये सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए होंगे, हम उसी दिन अपना रेवेन्यू क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे, प्लस सेकंड कंडीशन जो आपकी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सर्विस के केस में आपको क्या कहा गया, सर्विस हैव बीन परफॉर्म प्लस सेकंड कंडीशन। सर ये परफॉर्म हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, ये कैसे डिटरमिन करेंगे, अपने पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या था, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। दूसरा वर्ड क्या था, कंप्लीटेड सर्विस मेथड। प्रोपोर्शनेट में क्या कहा गया कि जहां पे आपने सर नंबर ऑफ एक्ट करने हैं, देन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे ही आप क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा, परसेंटेज कंप्लीशन आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड या नंबर ऑफ एक्ट बेस्ड भी निकाल सकते हैं। कंप्लीटेड सर्विस कहां पे लगेगा, जहां पे एक्टिविटी ही सिंगल है या एक्टिविटी मोर देन 1 तो है, बट मेजर पार्ट आप लोगों का अभी क्या है, पेंडिंग है। तो सर वेट करिए, जब तक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती या सर्विस चार्जेबल नहीं होती, मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट आप नहीं परफॉर्म करते, तब तक रेवेन्यू आप बुक नहीं करिएगा। एंड आफ्टर दैट ये 3 वर्ड्स हमारे आए। चलिए, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़िए। The uncertainties in revenue recognition will be considered depending upon the time of इट अराइजेस। सर आपने मुझसे पूछा इफेक्ट बताओ, इफेक्ट तो तब बताऊंगा, आप मुझे पहले टाइमिंग तो बताओ कि अनसर्टेनिटी आई कब। एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर तो अनसर्टेनिटी इनिशियल होगी, जैसे नेक्स्ट पेज पे चार्ट भी होगा कि अगर तो अनसर्टेनिटी आपकी क्या है, एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते टाइम। क्या तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, क्या उस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा अगर अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नहीं सर, हम तब तक पोस्टपोन करते रहेंगे, तब तक मैं नो रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू मैं बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। क्लियर। पोस्टपोन द रिकॉग्निशन टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड, एंड रिकॉग्नाइज तब करना जब सेकंड कंडीशन आप लोगों की क्या हो जाएगी, मेट हो जाएगी, जब तुम क्लियरली कह पाओगे यस सर कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए, तो फिर भी था कि ये तो इनिशियल टाइम था। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे पता था। अगर सब्सीक्वेंट हुआ तो कि मैं ऑलरेडी हम लोग अपना रेवेन्यू, ऑलरेडी हम अपना रेवेन्यू बुक्स में क्या कर चुके हैं सर, रिकॉर्ड कर चुके हैं, और बाद में आपकी अनसर्टेनिटी क्या करती है, अराइज होती है, तो आप कर भी क्या सकते हो, सिर्फ उसके अगेंस्ट आप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ, जितनी अनसर्टेन तुझे लग रही है, पीडीडी क्रिएट कर लीजिए। मतलब क्रिएट अ पीडीडी बट नॉट सर रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करना होगा। कहीं आप क्या करें जी, आपने कहा था कि मैं तो गलती से रेवेन्यू बुक कर लिया, बाद में मुझे लग रहा है कि वो बैड डेट्स होंगे, तो मैं इसको रिवर्स ही कर देता हूं। नो रिवर्सल, सिंपल वर्ड, नो रिवर्सल। इस केस में यहाँ पे कोई रिवर्सल आप लोगों का नहीं होता। क्लियर। तो ये तो नॉर्मल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर कि इनिशियल रिकॉग्निशन के केस में एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के केस में क्या होगा। सर अगर तो इनिशियल है, पोस्टपोन करते जाओ। यहाँ पे तो सिंपल वर्ड क्या है,
पोस्टपोन करते जाओ जब तक आपकी अनसर्टनिटी खत्म नहीं होती। क्लियर? अच्छा ये भी हो सकता है, जैसे लेटेड भी आपने किसी से 1 लाख रुपीज लेने हैं, क्लियर, एंड उसने वर्ड क्या लिखा कि मेरे को 40,000 को लेकर फर्स्ट टाइम 40,000 को लेकर डाउट है, तो कोई बात नहीं सर, 60,000 का तो रेवेन्यू बुक कर लीजिए, 40,000 का बुक मत करना, ये रिकॉर्ड करने की आपको जरूरत नहीं है। कि उसने वर्ड क्या लिखा था, टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टनिटी इन्वॉल्व, जितनी अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती होगी सिर्फ उतना छोड़ दो, उतना पोस्टपोन करते रहो, बाकी रेवेन्यू तो बुक कर सकते हो ना। एंड तब तक जब तक आपकी ये अनसर्टनिटी खत्म ना हो तब तक आप ये रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। बट सर अगर सब्सीक्वेंटली मैं तो बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका, बाद में ऐसी हैपनिंग हुई, बाद में ऐसा कोई केस हुआ, तो उस केस में तो जस्ट आपके पास वर्ड ही क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्रिएट करना होगा, बट रिवर्सल वहां पे अलाउड नहीं है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS 9। क्लियर? एंड मेनली सर यहाँ पे जो डिस्कशन में इसमें बनते हैं दैट इज इनके क्वेश्चंस। बट उससे पहले 2 मिनट लीजिए, एक बार फटाफट इसकी रिवीजन करें, चेक करें, कोई डाउट अगर आप लोगों का है पूछने वाला, अदरवाइज नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करें। देखिए जी फटाफट, डू इट फास्ट, कोई भी पॉइंट, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे होंगे, थ्योरेटिकल हैं, कुछ कुछ वर्ड्स बीच में बढ़िया भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होंगे। बताइए जी, कोई भी डाउट? करें आगे? अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, क्योंकि सिंपल पॉइंट है सर, एक तो गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग एंड अदर इनकम में आपने जस्ट 3 वर्ड्स बताए, एक सिंपल इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड को लेकर। ये क्वेश्चन तो आपके बहुत ही क्या होने वाले हैं, सिंपल होने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन कॉन्सेप्ट, मेन क्वेश्चंस जो पहले हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, द एनडीए लिमिटेड, पढ़िए जी, the NDA Limited has recognized 7.4 lakh on accrual basis income from dividend on securities and the units of mutual fund of face value of 50 lakh held by it as the end of the financial year 31st March 18। मतलब 7.5 लाख रुपए का डिविडेंड इन्होंने क्या करा, अपनी बुक्स में पहले ही रिकॉर्ड कर दिया। पढ़िए, द डिविडेंड्स ऑन द सिक्योरिटीज, Third, the dividends on the securities. The dividends on the securities and mutual funds were declared at rate of 3%. सर ये डिक्लेयर्ड कब हुआ ये बताना? तो आपने रूल क्या पढ़ा था डिविडेंड के केस में? किस ईयर में डिविडेंड बुक करेंगे? जिस ईयर में राइट टू रिसीव क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। क्लियर? द डिविडेंड वाज प्रपोज्ड ऑन कब? 10/4। बट सर प्रपोज करना तो मैटर ही नहीं करता ना, आपने पहले क्या कहा था कि प्रपोजल नहीं, हमें तो डेक्लेरेशन चाहिए कि राइट टू रिसीव अगर एस्टैब्लिश हो गया होगा कि यस आपको डिविडेंड मिलेगा, पक्का हो गया, देन उस ईयर में आप अपनी इनकम क्या करेंगे, बुक करेंगे। तो सर आपको अकॉर्डिंग टू दैट राइट टू रिसीव के अकॉर्डिंग 15 जून को 18-19 फाइनेंशियल ईयर में ये रेवेन्यू क्या करना चाहिए था, बुक करना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट इज निधि लिमिटेड। Nidhi Limited has recognized rupees 10 lakh on a previous basis income from dividend on unit of mutual funds of face value rupees 50 lakh held by it. ये भी तो सेम ही है। The dividend was proposed on 10th April 18 by declaring company is the treatment as per AS same, you are asked the answer with reference to provision of accounting standard। इन्होंने भी क्या कहा हुआ है,
Same. इज नॉट एज पर, ठीक है सर, इसको तो छोड़ दो, ये तो सिंपल सेम था। नंबर 4 पे आओ, ये थोड़ा अच्छा है। A claim lodged with railway in March 2014 for Hmm. loss of goods of rupees 2 lakh has been passed for payment in March 2017 for 1,50,000. No general entry. सर एक बात बताओ, पहले तो लॉस जो हुआ था, आपने क्लेम लॉज कब करा? जैसे क्लेम फाइल करना पड़ता है ना आपको, ठीक है। क्लेम जो था लॉस्ड विद द रेलवे इन मार्च 14, कितने का? 2 लाख रुपए का। और जो पास हुआ कब? मार्च 17 में, क्लियर, कितने का? 1,50,000। सर एक बात बताओ, जब आपने ये आप क्लेम जैसे फाइल करते हैं, यहाँ पे ना फर्स्ट कंडीशन तो कुछ नहीं, मेन तो एक ही कंडीशन है, क्या क्लेम फाइल करते टाइम सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी थी या नहीं? अगर तुझे बिल्कुल क्लियर था, मिलेगा ही मिलेगा, 2 लाख का 2 लाख क्या होगा? पास होगा। जैसे नॉर्मली ये अपने कार इंश्योरेंस होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता होता है कि कार इंश्योरेंस है तो है, क्या बात है, अपने को पता है कि सिंपल 1-2 हजार चार्जेस कटेंगे, फाइल चार्जेस, बाकी सारे पैसे क्या हो जाएंगे? रीइंबर्स हो जाएंगे, क्लियर। तो मतलब मेरे को वहां पे कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं रहती, तो आप लोग पहले ही उसको वैसे ट्रीट करते हो। बट सर एक बात बताओ, ये क्लेम लॉस फॉर द लॉस ऑफ गुड्स है, पहली बात, कोई लॉस ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग तुमने 2 लाख रुपए का मार्च 14 में क्या करा? एक क्लेम लॉन्च करा, जो मार्च 17 में कितने का मिला? 1.5 लाख रुपए का मिला। एंड नो जर्नल एंट्री वाज लॉस्ट, मतलब इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन द क्लेम वाज लॉस्ट। एडवाइस दुर्गा लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 में उसको क्या करना चाहिए? पढ़िए, AS9 AS9 states that where the ability to assess the ultimate collection with reasonable is lacking. Lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is to be क्या लिखा हुआ है? Postponed to the extent of uncertainty involved, and it is appropriate कि जब ये reasonable certainty exist करेगी, उस year में अपना revenue क्या करना? Book करना। तो in the given case, it may be assumed that, yes please, it may be assumed that ability of claim was not certain or in the earlier periods, and hence it is accounted as income in the year in which it is सर received. हमने receipt basis पे बुक करा, मैं यहाँ पे डबल आंसर दे सकता हूँ, सुन लो ध्यान से, मैं इसको डबल आंसर दे सकता हूँ। क्या चीज? सर अगर तो मुझे सर्टेनिटी होती कि अगर तो मुझे क्लियर कट केस होता कि मेरे को मेरा पैसा मिलेगा, कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे मेरा पैसा प्रोवाइड करेगी, मेरा क्लेम क्या होगा? सक्सेसफुल होगा, मैं उसको मार्च 14 में ही क्या कर सकता था? बुक कर सकता था। बट सर अगर आपको उस केस में, इसने भी तो अजम्पशन ली है, इसने भी तो क्या करा है? अज्यूम करा है कि हम समझ के चल रहे हैं कि सर कोई अनसर्टेनिटी उस केस में होगी, तभी तो आप लोगों को मार्च 17 में जाके तेरा क्लेम क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। तो ठीक है सर, और क्या ये अपने आप में कोई प्रायर पीरियड आइटम है? क्या ये अपने आप में कोई पीपीआई आइटम है क्या? नहीं सर, कोई पीपीआई नहीं, ना तो पिछले साल में कोई गलती, ना कोई ओमिशन थी, एंड नॉट एंड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। क्लेम मिलना, क्लेम लॉन्च करना हमारे बिजनेस में नॉर्मल थिंग्स है, कि लॉस होता है, क्लेम करते हैं, क्लियर। इट मे रिक्वायर, हाँ बस थोड़ा सा इसको एक्सेप्शनल की तरह ट्रीट करना चाहो सेपरेट डिस्क्लोजर में, वो आप कर सकते हो, बट ये अपने आप में ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला काम यहाँ पे नहीं है। यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जी। Moon Limited sold good worth rupees 6,50,000 to Mr. Star and Company. Messrs Star and Company, yes, Messrs Star and Company asked for trade discount of rupees 53,000, which was agreed by Moon Limited. जो उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है। The sale were effected and goods were dispatched. After receiving goods worth rupees 67,000 were found defective. और 67,000 की आपकी क्या निकली? डिफेक्टिव निकली, जो उन्होंने इमीडिएटली क्या कर दी? वापस कर दी। इट मेड द पेमेंट ऑफ रुपीज कितनी? 5,30,000 टू द मून लिमिटेड। अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी बुक्ड द सेल फॉर रुपीज कितना? उसने सीधा ही 5,30 की सेल क्या कर दी? बुक कर दी। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन बाय द अकाउंटेंट विद रेफरेंस टू द AS9। बता क्या उसने सही करा? क्या उसने सही करा उसके अकाउंटेंट ने? तेरा 6.5 लाख का सामान डिसाइड हुआ था, जिसमें से 53,000 का डिस्काउंट हमने चल एग्री कर लिया, ट्रेड डिस्काउंट, ये तो माइनस होएगा। और जब गुड्स हमने डिस्पैच करी, 67,000 का सामान उसमें से डिफेक्टिव निकला, उसने वापस कर दिया।
फिर अकाउंटेंट ने डायरेक्टली 5,30,000 की पेमेंट आई, 5,30 का ही क्या कर दिया, सेल बुक कर दिया। इज इट करेक्ट? इससे पहले हम आपको टोटल सेल बुक करनी चाहिए थी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, देन सेल्स रिटर्न की आपको एंट्री डालनी चाहिए थी 67,000। ये थोड़ी कि डायरेक्टली पेमेंट आई है तो उसको उतने का ही पेमेंट काट दो। क्लियर? पढ़िए, इन्होंने भी क्या करा सर, वही चीज देख लास्ट में सिंपल वर्ड अकॉर्डिंगली, यहां से पढ़ अकॉर्डिंगली मून लिमिटेड, accordingly Moon Limited should record at the sale at 5,97,000 and goods return was rupees 67,000 is to be recorded the form of sale return. therefore the contention of the accountant to book the sale for 5,30 is not correct। उसने गलत करा सर, ये थोड़ी, चलो ट्रेड डिस्काउंट तो मान के चलते हैं कि वो तो रेवेन्यू से डिडक्ट होता है। क्लियर? ऐसे ही में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैश डिस्काउंट का, कि कैश डिस्काउंट अगर मान ले मैंने उसको 53,000 का क्या दिया होता, कैश डिस्काउंट दिया होता, वो थोड़ी माइनस होएगा सर। कल ट्रेड डिस्काउंट रेवेन्यू में से क्या होता है, माइनस होता है, ये थोड़ी माइनस होता है कैश डिस्काउंट। तो याद रखना कैश डिस्काउंट वो आप अपनी जेब से अलाउ कर रहे हैं तो आपका वो प्योरली लॉस है। क्लियर? वो रेवेन्यू से माइनस नहीं होता। अगर लेट इट बी 12,500 की सेल का मैंने तुझसे 12,000 ले लिया, चीज तो 12,500 की है, सेल तो 12,500 से बुक होएगी ना, 12 आया, 500 का लॉस बुक कर ले अपना डिस्काउंट अलाउड के नाम से, ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये पढ़ो। ए लिमिटेड A Limited entered into a contract with B Limited to dispatch goods valuing rupees 25,000 every month for 4 months on upon receipt of entire payment। क्लियर? कि मैं 25,000 करके 4 महीने तेरे को सामान भेजूंगा, पेमेंट मुझे कर दे। एंड उसने भी क्या करा, 1 लाख रुपीस पे कर दी। चलो ठीक है जी, बिजनेस में चलता ही अपना, 1 लाख एडवांस ले लो, 25,000 करके 4 महीने आप मेरे को सामान भेजते रहना। ए लिमिटेड ने गुड्स को डिस्पैच करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बट इन थर्ड मंथ ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी, हाँ जी, बी लिमिटेड due to the natural calamity B Limited accordingly made a payment. बी लिमिटेड requested A Limited not to dispatch goods until further notice, though A Limited is holding the remaining goods worth rupees 50,000. उसने 50,000 की गुड्स अभी रोक ली। सुन ध्यान से, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तेरे को कितने कितने महीने का करा, 4 में से 2 महीने तो मैंने सप्लाई कर दी। थर्ड मंथ जब करने लगे थे वो ए के पास, मिस्टर बी के पास कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई होगी, उसने कॉल करके कह दिया ए अभी रुक जा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण आप उसको होल्ड पे डाल दो, मैं बता दूंगा कि जब चाहिए होंगी मैं आपको। ओके, ए लिमिटेड अकाउंटेड 50,000 एज सेल्स एंड ट्रांसफर्ड द बैलेंस टू एडवांस रिसीव अगेंस्ट सेल। अब उस बंदे ने क्या करा, कहता जी लॉजिकली अगर बात करें मेरे पास लाख रुपया आया हुआ है, लाख में से 2 महीने की सप्लाई मतलब 50,000 का सामान तो मैं दे चुका। क्लियर? एंड 50,000 का उसने किसमें शो कर लिया, एडवांस में शो कर लिया कि अभी मैंने उसकी सप्लाई देनी है। कमेंट अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ AS 9। मेरे को एक चीज बताओ, ये सेल ऑफ गुड्स है ना? Yes, सेल ऑफ गुड्स में कंडीशन क्या थी, जब भी वो रिकॉग्नाइज होएगा मतलब जब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। क्या फिजिकली डिलीवर करना मैटर करता है? मेरे अकॉर्डिंग मैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कब का कर चुका, मैंने तेरे से लाख रुपए पकड़े, मेरे अकॉर्डिंग तो 25,000 का सामान मैंने तुझे देना ही देना है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो चीज किसकी है, आपकी ही है। और दूसरी बात, क्या मैंने ब्रीच करा, रोका किसने है, कस्टमर। तो मेरे रिस्क पे थोड़ी है, मेरे रिस्क पे थोड़ी है सर। एडवांस तो आप तब बुक करो, एडवांस आप तब बुक करो जब मैंने उनके लिए सर्विस अभी परफॉर्म करनी हो, अभी रिस्क ट्रांसफर होना हो कि जस्ट पेमेंट आई हुई है, मैंने गुड्स अभी तैयार नहीं करनी, मेरी ओर से तैयार पड़ी है। वो तो उसने रोक दिया कि सर नेचुरल कैलामिटी है तो मैं फर्दर नोटिस तक आप रुक जाओ। पढ़िए, एज पर AS 9 As per AS9, revenue from sales should be recognized at time of transfer of significant risk and reward. Yes. And no significant uncertainty exists in ultimate collection. In the given case, transfer of property in good should results in or coincide with the transfer of significant risk and reward of the ownership to the buyer. Also, the sale price also recovered। लाख रुपया आया पड़ा भाई, आप कह रहे हो जी मैं रेवेन्यू बुक क्यों ना करूं। पहली बात, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड जा चुकी मेरी ओर से, तो
मेरी ओर से तो गुड्स उसकी पड़ी हैं, मेरे पास पड़ी हैं, पड़ी मेरे पास हैं, बट किसके रिस्क पे हैं? है तो बायर के रिस्क पे हैं। उसने कहा था जी ऐसे करना आप मेरे को, बी लिमिटेड ने क्या कहा कि मेरे को डिस्पैच 25-25 हजार करके करते रहना। मैं कहा जी मेरे अकॉर्डिंग तो ₹1,00,000 का आज ही ले जो माल, मेरे को क्या दिक्कत है? कहता नहीं सर मेरे को रखने करने में दिक्कत होती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 25-25 हजार करके भेज दिया करेंगे। बट मेरी ओर से तो उसी दिन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो चुके, ट्रांसफर हो चुके, क्लियर, और पेमेंट सारी आ चुकी, ना कोई अनसर्टनिटी है। हेंस द सेल इज, वो तो उसी दिन क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी, बट डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पे, सिर्फ बायर की रिक्वेस्ट पे, ये वर्ड ध्यान रखना, बायर की रिक्वेस्ट पे हमने डिलीवरी क्या करी है, पोस्टपोन करी है। इसीलिए आपको एंटायर सेल ₹1,00,000 की बुक करनी चाहिए एंड कोई एडवांस अगेंस्ट सेल आपको बुक नहीं करना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? अब इसमें तेरे को फैक्ट ऑफ द केस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ गए बात? तो फैक्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि लेट इट बी सर, लेट इट बी, यहाँ पे बायर की रिक्वेस्ट ना होती तो, अगर सेलर ने ही कहा होता कि मैं तो जी 25-25 हजार करके ही प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्लियर, एंड थर्ड मंथ उसने क्या करिए, अभी होल्ड ऑन पे डाल दिया, क्लियर, तो ठीक है सर, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका 50 एंड 50 एडवांस में बिल्कुल सही चल रहा था। बट यहाँ पे तो मेरे लिए तो पहले दिन से ही सेल क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। वो तो बायर की रिक्वेस्ट थी कि आप 4 महीने में क्या करना, डिस्पैच करना, मैं 4 महीने में कर देंगे। हमारे लिए तो आज भी क्या पड़ा है, माल तैयार पड़ा, जब कहोगे तब पहुंचा देंगे, क्लियर। चलिए सर, सरिता पब्लिकेशंस, Sarita Publication publishes a monthly magazine on 15th of every month. It sells advertising space in the magazine to advertise ऑन द टर्म्स। आपको पता है ये जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े मान लो मैगजीन्स हैं, या जैसे आईपीएल के मैच होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इन सब में एडवर्टीजमेंट स्पेस क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंपनी को सेल कर देते हैं। जैसे ये अपनी क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें, क्लियर, एडवर्टीजमेंट राइट्स वो ले लेते हैं, क्लियर, कि आप सारे एडवर्टीजमेंट राइट्स कि पूरे आईपीएल में, जैसे क्वेश्चन आएगा भी, क्लियर, कि पूरे आईपीएल में जो भी एडवर्टीजमेंट होगी सारी कौन करेगा, हम करेंगे, आप हमें बताओ कितना पैसा चाहिए, ले ली। आगे ये कंपनी नेक्स्ट आगे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने क्या करवानी होती है, एडवर्टीजमेंट। जैसे यहाँ पे भी होता है सर, ये जितनी तेरी गवर्नमेंट बसेस है, गवर्नमेंट बसेस पे एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि जितनी गवर्नमेंट बसेस हैं उनपे एडवर्टीजमेंट हम करवाएंगे, आप हमसे लमसम ले लो। तो इसने अपनी एडवर्टीजमेंट स्पेस क्या करी, सेल करी मैगजीन में, ऑन द टर्म दैट 80% सेल वैल्यू पेबल इन क्या होगी, एडवांस, एंड द बैलेंस विद इन 30 डेज ऑफ द रिलीज ऑफ द पब्लिकेशन। जैसे ही मैगजीन छप जाएगी, लोगों के सामने आ जाएगी, विद इन 30 डेज बैलेंस आपको पे करना होगा। द सेल ऑफ स्पेस, पढ़िए जी। The sale of space for March 2018 issue was made in February वो तो 2018. नेचुरली अगले महीने का मैगजीन है, अगले महीने का मैगजीन है, सेल तो पहले ही बिकनी स्टार्ट हो जाएगी ना, क्लियर। यस, द मैगजीन वाज पब्लिश्ड ऑन इट्स शेड्यूल्ड डेट, इट रिसीव्ड ₹2,40,000 ऑन 10 मार्च 2018 एंड 60,000 ऑन 10/4/2018 फॉर द मार्च 18 इशू। इनके पास जो पैसे आए, एक तो मार्च में ही कितने आए, 240, और बाकी जो 20% था वो कब आया, 10/4 को, एज पर द टर्म्स, जैसे आपने मुझे कहा था। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ, पढ़िए जी, AS9। Discuss in the context of AS9 the amount of revenue to be recognized and treatment of amount received from advertiser for Yes. year ending 31st March 2018. ठीक, तो पहले तो मुझे इस ईयर का बताओ, 31 मार्च 18 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द पब्लिकेशन इज डिलेड। अगर पब्लिकेशन ही लेट हो जाती टिल 2/4/18, क्या उस केस में फर्क पड़ता? यस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के केस में रेवेन्यू कब बुक होता है, जब एडवर्टीजमेंट अपीयर बिफोर द क्या होती है, पब्लिक, क्लियर। जब ऐसा नहीं कि मैंने पैसा पकड़ लिया तब तक एडवांस है, जिस दिन आपकी पब्लिकेशन होगी, जिस दिन आपका वो एडवर्टीजमेंट लोगों के सामने आएगा, उस दिन आप अपना रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जैसे एज पर AS9, हाँ जी, स्टार्टिंग एज पर AS9, As per AS9, in a transaction involving the rendering
or services. Performance should be measured either under the completed service और contract अंडर द method प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन, वो आपने दो मेथड हमें पढ़ाए थे, विच एवर रिलेट टू द रेवेन्यू टू वर्क अकम्प्लिश्ड। अगर तो सिंगल एक्ट है तो कंप्लीटेड सर्विस चलने दो, नंबर ऑफ एक्ट हैं तो वहां पे आप प्रोपोर्शनेट भी चल सकती हैं। इन द गिवन केस मेन चीज, यस, the given case income accrues when the related advertisement appears before public. main चीज underline appears before public, the advertisement service would be considered as performed on the day, जब advertisement seen by the क्या होती है public, and hence revenue is recognized on that date, that is 15/3/2018। hence आपको 3 लाख रुपए मार्च 18 में ही क्या कर लेने चाहिए, बुक कर लेने चाहिए। क्यों? The terms of the payment are not relevant for considering the date on which revenue is to be recognized. 60,000 is treated as amount receivable, जब हमारा तय तो हो रखा ऑलरेडी। मैंने आपको क्या कहा था, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल जो आपने लेना होगा, 240 आपको मिल चुका, 60 आपने लेना है, तो टोटल रेवेन्यू तो आप लोग 3 लाख रुपए मार्च 18 में ही क्या करेंगे, बुक करेंगे। क्लियर? यस प्लीज आगे। However, but the point is, अगर तेरी पब्लिकेशन 15/3 के बजाय पब्लिश कब होती, 2 अप्रैल को, रेवेन्यू रिकॉग्निशन विल आल्सो बी डिलेड टिल द एडवर्टाइजमेंट गेट्स पब्लिश्ड इन द मैगजीन। क्योंकि रूल क्या था एडवर्टाइजमेंट के केस में, रूल क्या था, अपीयर्स बिफोर द पब्लिक। जिस मंथ में होगी, जिस टाइम होगी, उस दिन आप अपना रेवेन्यू क्या करेंगे, बुक करेंगे। इन द कास्ट, यस, इन दैट कास्ट In that past, revenue of 3 lakh will be recognized for the year ended next year में, after the magazine is published, and the amount received जो 240 आपने फरवरी में लेके बैठे हैं, उसको एडवांस की तरह क्या करेंगे, शो करेंगे। तो मेन वर्ड इज पब्लिकेशन डेट। एडवर्टाइजमेंट के केस में पब्लिकेशन डेट क्या है, वो मंथ डिसाइड करेगा, वो डेट डिसाइड करेगी कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप लोगों का रेवेन्यू बुक होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज नंबर 8 तो सर नॉर्मल सिंपल है, आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे। क्लियर? एक इसमें एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स पे आओ। जैसे ये पढ़ना, ये सारे अच्छे हैं। रामाकृष्णा लिमिटेड, Ramakrishna Limited is involved in manufacturing of automobile parts. यस, The company entered into an agreement with Toyota Limited for sale of automobile parts. जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी तो नॉर्मल लोगों से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट ही करती है। ये रामाकृष्णा लिमिटेड ने टोयोटा लिमिटेड से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको ऑटो पार्ट्स क्या किया करेंगे, सेल किया करेंगे। ओके, as per the agreement, the company should deliver the goods at the customer's site, and the amount is payable by customer only on receipt of goods. बिल्कुल, generally it takes 2 days time to deliver the goods to the customer site। पहुंचाने में कंपनी ने 25 लाख का माल, अब जैसे 31 मार्च को सेल किया, पढ़िए जी, and the amount recorded the sales on the same day. Discuss बिल्कुल। whether the recognition of revenue is in accordance with accounting standard 9. बताओ जी, क्या 25 लाख का, क्योंकि दिक्कत क्या आएगी, 31 मार्च को सेल करिए, अब ये 1780 में रिकॉर्ड होना चाहिए या 1819 में रिकॉर्ड होना चाहिए, किस रीजन के कारण? क्योंकि सर उन्होंने आपको बता रखा है कि ये हमारी जो रिकॉग्नाइज होएगी, अब जो भी हमारी अमाउंट आएगी वो डिलीवरी के टाइम पे आएगी ना। मेन चीज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 तारीख, डिलीवरी पे। तो सर आपने कहा था ऑनरशिप मैटर नहीं करती, बिल मैटर नहीं करता, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड जिस दिन ट्रांसफर होंगे अगला पेमेंट उस दिन देगा। ठीक है सर, आपने गलत करा। तो अमाउंट इज नॉट रिसीवेबल बाय द कंपनी इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड। अगर गुड्स मान लो डिलीवर ही ना हो, तेरे को 31 मार्च को क्या सर्टेनिटी है कि पैसा मिलेगा मिलेगा? सर अपने को सर्टेनिटी थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, गुड्स की डिलीवरी दे दो, सामान अपना पैसा ले लो, और गुड्स की डिलीवरी होने में 2 दिन अभी लगेंगे। तो सिग्निफिकेंट रिस्क तो अभी मेरे पे ही है, बायर को थोड़ी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि चीज मैंने पहुंचा के देनी है उनको। तो जब तक चीज उनके पास पहुंचेगी नहीं, रेवेन्यू किस बेसिस पे बुक करोगे? सर द एंटिटी शुड रिवर्ट्स द जर्नल एंट्री जो उन्होंने कर चुके, गलत कर दिया। 1819 में रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1819 में आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए था। क्लियर? चलिए कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2 पढ़िए जी। शांति लिमिटेड,
Shanti Limited is manufacturing machinery used in steel plants. It sold machinery to various steel plants during the year. As per the terms of contract, full price of machinery is not released by the steel plant. जैसे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग जिनको भी तुम मशीनरी बेचते हो ना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि फुल प्राइस वो कभी नहीं देते, वो 10% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट हमेशा रिटेन करके रखते हैं, जो कि पेड आफ्टर कब होती है 1 ईयर। क्लियर? इफ देयर इज सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं कि सर आप अपनी मशीन हमारे पास रख दो, 90% पेमेंट ले जाओ, 10% तब देंगे 1 साल होने के बाद, पहले हम चेक तो कर लें कि सही चलेगी या नहीं चलेगी, मतलब रिटेन करके रखते हैं। आगे, द कंपनी अकाउंट्स for only 90% of the invoice value as sale income and the balance amount in the year of receipt to the extent of actual receipt. कहते जी This accounting इन्होंने क्या करा, सिर्फ 90%, जैसे 10 लाख की मशीनरी थी, 10 लाख की मशीनरी का 9 लाख रुपए तो उसी साल सेल बुक कर ली, और 1 लाख रुपए कहते हैं जिस साल आएगा उस साल में बुक करेंगे। इज इट फाइन? Yes sir. You significant risk है कि मशीनरी वापस आ सकती है, हमने पढ़ेगी अगर कोई रिस्क है तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे अगले साल के लिए, एक्सटेंड जितने एक्सटेंड तक अमाउंट उसी होगी उतना हम बुक कर लेंगे। और बिल्कुल, एक्सटेंड मतलब अगर तुझे अगर लग रहा है तो यहाँ पे आंसर कभी भी डायरेक्ट एक तरफ नहीं देना, दोनों तरफ देंगे। सर जैसे मैं तो लास्ट पढ़ियो बेटा, इन द गिवन केस द कंपनी ट्रांसफर, in the given case the company transferred the good as well as the risk and reward ownership to the steel plants. मैं तो ट्रांसफर कर चुका ना, मेरे अकॉर्डिंग तो चीज क्या बिल्कुल सही है, वो तो आपकी कंडीशन थी टर्म्स के अकॉर्डिंग, क्या कि जी हम 10% होल्ड करके देंगे। हाँ तो कोई नहीं जी, आप रख लो, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90% आपने पेमेंट कर तो दी कुछ। अच्छा, रिटेंशन ऑफ मनी डज नॉट मीन द मनी इज नॉट कलेक्टिबल, मनी तो कलेक्टिबल है, बट आप कह रहे थे होल्ड करके देंगे जी, पहले इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ओके, मतलब सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन collection. Yes please, based on the past experience The company it can make a provision for sale income which is not likely to be realized. Hence, the company should recognize sale for invoice. आपको तो सर वैसे देखो सिंपल सी बात, जो बंदा 90% की पेमेंट आपको इमीडिएटली कर रहा है, 10% होल्ड कर रहा है, तो नेचुरली 10% अनकलेक्टिबल थोड़ी है, वो तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो चेक करना चाहता तो कर लेना। आप ज्यादा से ज्यादा सुन, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, रिपेयर की प्रोविजन डाल ले, वारंटी की प्रोविजन डाल ले, बट ये थोड़ी कहेंगे कि सर 1 लाख जिस साल मिलेगा उस साल में ही रेवेन्यू डालेंगे। मेरी ओर से तो 10 लाख रुपए की मशीन आपकी ओर जा चुकी ना, मैंने तो 10 लाख का दिया और उसमें से 9 लाख रुपए की पेमेंट आप कर भी चुके, कोई बात नहीं सर, आप 1 लाख रुपए जब देना होगा तब दे देना। मैं इस 1 लाख के अगेंस्ट अगर मुझे कोई प्रोविजन क्रिएट करनी है फॉर द रिपेयर या फॉर द सेल्स इनकम, मैं प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा, बट सेल तो आपकी पूरी 10 लाख रुपए की ही क्या होगी, बुक होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The board of directors on 31st March 2018 to increase the sale price of certain item retrospectively from 1st January 2018. बिल्कुल, with this price revision, the company has to receive 25 lakhs from sale made during the period from 1st January to 31st March 2018. पहली बात सर आपने कोई प्राइस रिवीजन करी, प्राइस रिवीजन मतलब आपने अपना सेल प्राइस चेंज करा, जिससे मतलब आप क्या करो 1 जनवरी से चेंज करेंगे जी। अब 1 जनवरी से अगर आप चेंज कर देते हो तो आपका 25 लाख रुपए सेल का बढ़ जाता है। अब आपका जो अकाउंटेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि इसको 17-18 में क्या करें, रिकॉर्ड करें। इज द अकाउंटेंट करेक्ट? इसने क्या कहा, कहता जी पहली बात तो जो प्राइस रिवीजन हो रही है वो इफेक्ट क्रिएट करेगी 17-18 पे, जो आप कर रहे हो ये 1 जनवरी 18 से लेके 31 मार्च 18 तक। एंटिटी रिकॉग्नाइज कर ले रेवेन्यू, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनली इफ इट इज एविडेंस्ड, तेरे पास एविडेंस होना चाहिए। तूने तो बढ़ा दिया, तूने तो बढ़ा दिया, तेरे कस्टमर भी तो कहें कि हम आपको प्राइस रिवीजन देंगे। आप ऐसी थोड़ी कि सर मेरे मन में आया मैंने प्राइस रिवाइज कर दिया, सबको नए बिल इशू करके दे दिए, ये काम नहीं चलेगा। अगर अनसर्टेनिटी उस टाइम पे नहीं है फिर तो एविडेंस बोल रहा हूं, अनसर्टेनिटी नहीं है फिर तो रेवेन्यू बुक कर लीजिए, अदरवाइज रेवेन्यू वहां पे बुक नहीं होगा। क्लियर? यस प्लीज। Sahasra Limited is involved in trading of shares. If
company sells / purchases shares on any day, the settlement will take place within 2 days, excluding the date of transaction. जैसे T+2 T+3 होता है ना, ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 days, कॉमन बात है. व्हेन द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज, एक बात बताओ, उनको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे परचेज सेल बुक करनी चाहिए कि डेट ऑफ सेटलमेंट पे? Date of settlement. सोच लो. शेयर का मामला तो date of जिसको भी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ तो कर नहीं certificate सकते, होती ही डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हो. क्लियर? सेटलमेंट तो कॉमन है, वो तो पता है T+2 2 दिन तो लगेंगे सेटल होने में. तो जो तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, जो पैसे लेने पड़ते हैं, वो कौन से होते हैं? जिस दिन डील हुई, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई. पढ़िए, एज पर AS9, As far as net revenue from sale of goods should be recognized only when the significant risk and reward of ownership सर एक बात बताओ, सेटलमेंट ने 2 दिन लिए, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले दिन क्या हो चुके थे? transfer. तो सर आपको हेंस द सेल परचेज शुड बी अकाउंटेड ऑन द डेट ऑफ, क्या करना चाहिए था? Transaction. तो आप सेटलमेंट पे डेट पे थोड़ी करेंगे. वो तो हमें भी पता है कि नॉर्मली T+2 T+3 डेज तो होते ही होते हैं. तो जो आपको लेना देना है वो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ही देना है. क्लियर? एंड कुछ यहाँ पे ना मैंने सिचुएशंस आपको जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए एक रीड करने के लिए यहाँ पे ऐड ऑन कर दी कि इन पर्टिकुलर केसेस में, क्लियर, इन पर्टिकुलर केसेस में आप लोगों का जो रेवेन्यू होगा, जैसे गारंटेड सेल्स में, इंस्टॉलमेंट सेल्स में, या आप लोगों की सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन जैसे आज अपन ने पढ़ी थी, क्लियर, इन केसेस में आप कैसे बुक करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज ये तो 1 by 1 केस है. केस 1 केस 2 में आपका क्या होगा, जैसे पढ़ना एक बार. कॉन्सेप्ट कैप्सूल 5 पढ़ो जी. गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैसर्स Paper Product Limited, good of rupees 60,000 were sold on 23/2018, but at the request of buyer, these were delivered on 10/4/2018. बताओ जी. 20 दिन को बुक कर लेंगे क्योंकि ownership क्योंकि को transfer रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मेरी ओर से ट्रांसफर हो चुके थे, और रिक्वेस्ट ऑफ दी क्या थी? बायर. नीचे पढ़िए उन्होंने क्या कहा है, यही लिखा हुआ है जरा, एट द ईयर एंडेड 31 मार्च, इसी साल में. क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे बढ़ियो. ऑन 15/1/18, good of rupees 1,50,000 were sent on consignment basis, of which 20% of goods unsold are lying with the consignee on 31/3/2018. इसके अंदर सर हम 80% recognize ही करेंगे इसके अंदर, क्योंकि 20% का स्टॉक तो अभी भी किसके पास पड़ा है? कंसाइनी के पास. और कंसाइनी को सामान देना सेल थोड़ी होती है. क्लियर? तो यहाँ पे देख 1.5 लाख का 20% कितना हुआ? 120. क्लियर? तो वही चीज है सर, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, वो तो तेरे पास पड़ा, तेरे कंसाइनी के पास पड़ा, एक ही बात तो है. यस, 120 worth of goods were sold on approval basis on 1 December 2017. The period of approval was 3 months, after which they were considered sold. बिल्कुल. Buyer sent approval for 75% goods up to 31/1/2018, and no approval or disapproval received for the remaining goods till 31/3/2018. बिल्कुल. तो इस केस में क्या होना चाहिए? एक भी बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद हम मान लेते हैं कि इसके 3 महीने हो गए, एक 3 महीने. देखो 90,000 का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि 75% गुड्स की तो अप्रूवल आ चुकी. बात है जो 25% 30,000 जो बचा, उसका क्या करना चाहिए बताओ? 1 मार्च को सर रिकॉग्नाइज होएगा वो, 1 मार्च को, 1 दिसंबर को सेल हुई है. बट इसमें उसने नोटिफाई भी नहीं करा ना, बात तो ये है. पढ़िए एक बार, पढ़ो. यस, तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं थोड़ा लॉ पॉइंट से सोच रहा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग. अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो नॉर्मली हमने पहले क्या ही दिया ना, 3 महीने बाद हम सेल मारते हैं. ये हमारे केस में दिक्कत आती है ना, जब 4 सब्जेक्ट घूम रहे होते हैं. क्लियर? तो उसमें थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था एक शायद में भी लॉ में. तो चलो यहाँ पे नॉर्मली सर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो आपने पहले क्या ही दिया था कि अगर 3 महीने में रिप्लाई नहीं आया तो हम तो उसको क्या मानेंगे? सोल्ड मानेंगे. तो हमारे अकॉर्डिंग 120 की सेल अपन बुक कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज द लास्ट वर्ड. Apart from the above, the company has made cash sales of rupees 7,80,000. Trade discount of 5% was allowed on cash sales. क्या करोगे? 5% काट के बाकी रिकॉर्ड, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है ना. अगर कैश डिस्काउंट होता तो रिकॉर्ड करते हैं, फिर टोटल रिकॉर्ड करते. क्लियर? क्योंकि कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन अपनी जेब से दे रहे, तो यहाँ पे 5% काटने के बाद आप 741. अब देख नीचे टोटल रेवेन्यू पूछा हुआ है. क्वेश्चन अच्छा है, 4 केस दे गया, बाद में बता दिया कि टोटल रेवेन्यू बताओ कितना रिकॉग्नाइज करोगे. क्लियर? दिस इज द मेन थिंग. ऐसे ही सर ये सर्विस के केस में
जैसे अलग अलग तेरी सर्विसेज, ये देख एडवर्टीजमेंट इनकम क्या लिखा हुआ है, अपीयर्स बिफोर द पब्लिक। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन में सर ऑन द इफेक्टिव कमेंसमेंट या रिन्यूअल डेट्स को, क्लियर। तो ऐसे अलग अलग ट्यूशन फीस के केस में एसएलएम बेसिस, एंट्रेंस फीस के केस में, मेंबरशिप फीस के केस में, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ये पढ़ो जी, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 6। Rama Limited is involved in कारपेंट्री बिजनेस। The company got an order from Yes has Academy for making one table. The required material will be supplied by the Academy. Amount for charges agreed upon are 10,000. The company completed 60% of the table on 31st March 2018. The accountant of the company would like to recognize 6,000 as 60% of the work is completed. In this proper accounting treatment as per accounting standard 9. पहले यहाँ तक बताओ, क्या 6,000 रेवेन्यू बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? वेट करना चाहिए। क्यों? सिंगल आइटम, सिंगल आइटम है, सोल एक्ट है, तो कंप्लीटेड सर्विस पे विश्वास करो। बट सर वुड योर आंसर चेंज इफ द टेबल इज मेड एंड पेंटिंग वर्क ओनली पेंडिंग एज एट द ईयर एंड? यस सर, फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि छोटा देन टोटल कंप्लीट, मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट तो मैं उसका परफॉर्म कर चुका। बट करना सर यहाँ पे आप लोगों को कितना है, 10,000 का 10,000 ही क्या करना है, बुक करना है। या तो वेट करेंगे कंप्लीटेड सर्विस के अकॉर्डिंग कि आज मत बुक करो क्योंकि अभी 60% काम हुआ है, सिंगल एक्ट है, नहीं सर कोई 6,000 नहीं होगा। हाँ बट अगर पेंट पेंडिंग है, पेंट होना पेंडिंग है, 10,000 बुक कर लीजिए क्योंकि सिग्निफिकेंट पार्ट सर्विस चार्जेबल हो चुकी है। क्लियर, सिग्निफिकेंट पार्ट आपकी ओर जा चुका है। वर्ड सिग्निफिकेंट वर्क इज कंप्लीटेड। क्लियर, नेक्स्ट इज मिस्टर राजा। Mr. Raja recharged his mobile with ₹100 on 1st January 2018. He has Airtel connection and he used ₹70 till 31st March 2018. And the remaining amount is used in the next financial year, that is 2018 and 19. बिल्कुल। When should Airtel company recognize the revenue of ₹100 and why? बिल्कुल। अब बताइए जो उस केस में वो रेवेन्यू कब बुक करेंगे? 70 रुपए पहले। क्यों? सो ही कर लेगा सर, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी जब इसको रिवार्ड चाहिए। बट क्या सर्विस परफॉर्म कर चुके? सर्विस परफॉर्म, जब सर्विस अभी परफॉर्म ही नहीं हुई तो डबल कंडीशन मैटर नहीं होगी। पर एज पर AS 9, हाँ जी, एज पर AS 9। अच्छा एक और चीज है, ये तो वैलिडिटी पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ तुमने एक तो तक टॉक टाइम डलवाया जिसकी वैलिडिटी ही कितनी थी, 30 दिन की, तुमने 100 रुपए में से 70 रुपए यूज करे, 30 रुपए तेरे यूज नहीं हो पाए, उस केस में रेवेन्यू कितना बुक होना चाहिए? 100। उसमें 100 होना चाहिए क्योंकि उसकी वैलिडिटी बेस्ड था। बट जहां पे ये तेरा आजकल वैलिडिटी नॉट एप्लीकेबल होती है कि अनलिमिटेड टाइम, अब जैसे ये 84 डेज वाले आप पैक्स डलवाते हैं, 84 डेज का मतलब क्या है सर? वो 84 डेज का ही होगा, तो आपका रेवेन्यू जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा, तुम यूज करो या ना करो। आप 699 कंपनी को पे आउट कर चुके। पढ़िए, एज पर AS 9, ये तो छोड़, सिंपल कंडीशन है। इन द गिवन केस मेन Airtel companies provided services by giving talk time worth ₹100. Telecommunication services are said to be performed only when सर टेलीकॉम की ओर से सर्विसेज परफॉर्म कब मानी जाती हैं, ये ना वहां पे रीड करना, जो चार्ट मैंने सर्विस का बीच में दिया था उसमें लिखा होगा only when the customer uses the balance in his account. तो on receipt of 100 company should record it as advance कि आ गया, बट हमने सर्विस उसके अगेंस्ट परफॉर्म अभी नहीं करी। as the customer used ₹70 in this year and 30 in the next year आपको बुक करना चाहिए। बट आपने क्वेश्चन पूछा था डज योर आंसर चेंज इफ द वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर कब हो जाती? 31 मार्च। yes sir, the company does not have a liability to provide any service to the customer, hence irrespective of actual usage, then हम 100 का 100 ही क्या कर लेते, बुक वहां पे कर देते। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन मेरी ओर से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों से डिस्कस करना था। क्लियर? रानी लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट का अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको नंबर ऑफ टाइम स्कैनर में भी रिपीट मिलेगा, ये भी पेपर का ही है। यस, is involved in media advertising business. It obtained advertisement rights for World Cup cricket tournament to be held in May and June. अब आपको पता है मई जून में अगर वर्ल्ड कप होगा तो तकरीबन फरवरी मार्च अप्रैल में पहले से आने एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने 250 लाख दिया, मतलब ये तो रानी लिमिटेड की क्या है कॉस्ट, इन्होंने सारे राइट खरीद लिए। देन अब चलो
एंटिटी ने 150 लाख तो 31 मार्च को पे कर दिया था टू सिक्योर द एडवर्टाइजमेंट राइट, और बैलेंस 100 लाख कब पे करा? अप्रैल। ये तो सर कॉस्ट है, मेरे को क्या मैटर करती है, मैं पढ़ रहा हूँ रेवेन्यू के रिगार्डिंग, मेरे को कॉस्ट से थोड़ी मतलब है। पर एंटिटी ने, चलिए ये तो 250 लाख की बाइफर्केशन थी, मैंने दे दी। एंटिटी ने 70% ऑफ द अवेलेबल टाइम 350 लाख में 31 मार्च को ही बेच दिया था, 31 मार्च को ही बेच दिया था, जितना तेरे पास टोटल राइट था। और एडवर्टाइजर ने, कस्टमर ने 60% ऑफ द अमाउंट बाय दैट डेट पे कर दी थी, और बाकी अप्रैल में हमारे पास आ गया। मतलब ये 350 लाख जो है, ये 350 लाख का जो मैंने 70% स्पेस बेचा, एडवर्टाइजर ने 60-40 की रेशो में मार्च और अप्रैल मंथ में क्या कर दिया? पे आउट कर दिया। ओके, द एडवर्टीजमेंट फॉर द बैलेंस, जो 30% टाइम बचा था वो हमने सोल्ड कर दिया अप्रैल 18 में, वो भी 150 लाख का। एडवर्टाइजर ने उसी टाइम, एडवर्टीजमेंट के टाइम ही क्या कर दिया? पे आउट कर दिया। अब सुनो, 25% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल इन, कब आएगी एड? एड शुरू कब होगी? एडवर्टीजमेंट शुरू कब होगी? और 75% कब होगी? जून में। बट इसके राइट्स तो ऑलरेडी पहले सेल हो चुके ना। एक तो मार्च में ही बेच दिया 70% टाइम, जिसका 60% तेरे को मार्च में मिल चुका था, 40% कब आया? अप्रैल में आया। और एक अप्रैल में बिका, अप्रैल में ही पेमेंट आ गई, और मई जून से काम होना क्या हो गया? शुरू हो गया। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। ये पढ़ो जी क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझ में आया, बाइफर्केशन समझ में आई, क्योंकि मेन परसेंटेज का ही इसने हेरफेर करा हुआ है। क्लियर? As per AS9, Revenue from rendering service should be recognized only when services are performed. yes, In the given case, the service is advertisement. The service advertisement is deemed to be completed when the related advertisement appears before the public. Clear? As, अब आपको भी पता है कि 25% एडवर्टीजमेंट कब हुई? May 2018 और 75% कब हुई? जून में। और टोटल तुमने जो सामान बेचा 70-30 जितने का बेचा, 350 और 150, कितना हुआ? 5. मैं तो सर इतना पता जी, 500 को 25 और 75 की रेशो में बांट दूंगा। मेरे को मैटर नहीं करता कौन सा पैसा कब आया, तब तक वो सारा पैसा एडवांस में रहेगा। एडवांस में रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि तुमने सर्विस अभी परफॉर्म नहीं करी। और मई मंथ में इस 500 का 25% 125, और जून मंथ में इस 500 का 375 आप लोग क्या करेंगे? बुक करेंगे। अकॉर्डिंगली the entity should apportion the cost of 250 lakh between May and June month in 25 is to 75, which will be इतनी amount बनेगी, and hence profit for the May month कितना है? This 62.5. simple 187.5। तो नॉर्मली सर, नॉर्मली मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एडवर्टीजमेंट के केस में जिस ईयर आप लोगों की परफॉर्म होती है उस ईयर में ही अपना रेवेन्यू क्या करेंगे? हम लोग बुक करेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि मतलब पहले से एडवर्टाइजमेंट बुकिंग करनी, बुकिंग शुरू हो गई, सर्विस तो नहीं परफॉर्म हुई ना, जब अपीयर्ड बिफोर पब्लिक होगी तब आपका करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर? चलिए, जो 2-4 बीच में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, मे बी रेपिटेशन भी आपको मिलेगा, एक तो डिविडेंड को लेकर, रॉयल्टी को लेकर। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने वाले हैं, एक बार इसको रीड करना, एंड अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम क्या करेंगे? टेकअप करेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चंस मेरी ओर से आपके होमवर्क हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। क्लियर? ये क्वेश्चंस एक बार जरूर रीड करिएगा। AS9 थ्योरेटिकल बेसिस पे ही आप लोगों को एग्जाम में मिलता रहे। क्लियर? यस, एनी डाउट? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। रुबल, संभव, तुषार, युक्ति? नो सर। नो सर। ओके जी, ओके। थैंक यू।